हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। मिथिला यूनिवर्सिटी से जितने भी स्टूडेंट डिग्री पार्ट 2 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का मेरे भाई कंपोजिशन सब्जेक्ट में हिंदी है 50 मार्क का, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखना। आज के इस क्लास में मैं आपको 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, जैसे आपके पेपर में क्वेश्चंस आता है, जैसे कि आपके सिलेबस से हो गया, ठीक है, इसके बाद व्याकरण से और इसके बाद व्यावहारिक हिंदी से, उन सभी टॉपिक से मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं। तो फटाफट से आप लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और देखिए चैनल पर नए हैं तो अंत में सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी हमारी। और देखिए ये आपका क्या है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले 4 क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सभी क्लास को एग्जाम से पहले अच्छे से देख लो, इसके बाहर एक भी प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। आइए बात करते हैं पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि संजीवनी किस तरह का काव्य है। तो संजीवनी की अगर बात कर लिया जाए तो यह एक खंड काव्य है। कैसा काव्य है? संजीवनी एक खंड काव्य है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, तो अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है संजीवनी के लेखक कौन है। तो बात करा जाए संजीवनी के लेखक की, तो सिंपली आपको याद रखना है संजीवनी किसके द्वारा, तो आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा लिखा गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस। आइए अगला क्वेश्चंस कहता है कि देवयानी का चरित्र निम्नलिखित में से किस काव्य कृति में वर्णित किया गया है। तो देवयानी जो है यह किससे संबंधित है, यह पूछा गया आपसे, तो संजीवनी कथा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कहता है कि निम्न में से कौन सी रचना में देव और असुर की कथा को क्या किया गया है, तो स्थान दिया गया है। तो देव और असुर से संबंधित जो है आपका संजीवनी कथा है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है देखो संजीवनी का नायक कौन है। तो बात करा जाए संजीवनी के नायक का, तो सिंपली आपको याद रखना है संजीवनी का जो नायक है यह आपका कच्छ है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, कहता है आपका अगला नंबर क्वेश्चन कि संजीवनी की नायिका कौन है। तो संजीवनी की नायिका आपका भाई साहब देवयानी है। कौन है? देवयानी। आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है संजीवनी क्या है। तो संजीवनी की अगर बात कर लिया जाए तो संजीवनी यह एक जीवनदायिनी विद्या है। क्या है संजीवनी? यह एक जीवनदायिनी विद्या है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि देवगुरु के रूप में कौन विख्यात है। देवगुरु के रूप में अगर बात कर लिया जाए तो बृहस्पति जो है यह देवगुरु के रूप में विख्यात है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है शुक्राचार्य किस रचना से संबंधित है। तो शुक्राचार्य की अगर बात कर लिया जाए तो यह संजीवनी रचना से संबंधित है शुक्राचार्य। आगे देखेंगे क्वेश्चन कहता है पंचानन, ठीक है, देखिए कहता है पंचानन किसे कहा जाता है। तो पंचानन की अगर बात कर लिया जाए तो यह किसको कहते हैं, शिव को पंचानन कहा जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है देखो कि पाषाणी के लेखक कौन है। तो पाषाणी के लेखक की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर इसका करेक्ट आंसर आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि गीति नाट्य का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी कृति है। तो गीति नाट्य, ठीक है, तो सिंपली याद रखोगे पाषाणी जो है यह गीति नाट्य है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, देखो क्वेश्चंस कहता है कि पौराणिक वातावरण की रक्षा के लिए सूत्रधार की अवतारणा जो है यह किस रचना में की गई है। तो यह कौन सा रचना है? गंगावतरण रचना है, जिसमें पौराणिक वातावरण की रक्षा के लिए सूत्रधार की अवतारणा का वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है कि भागीरथ को भावनिष्ठ काव्यात्मक चरित्र किस रचना में बनाया गया है। तो भागीरथ की अगर बात कर लिया जाए तो सिंपली जो है यह गंगावतरण से संबंधित है, इसीलिए क्या हो जाएगा, तो गंगावतरण में जो है भागीरथ को भावनिष्ठ काव्यात्मक चरित्र के रूप में क्या किया गया है, तो वर्णित किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, एक दिनकर का प्रकाशक कर्म पंक्ति में दिनकर का क्या अर्थ है। तो दिनकर की अगर बात कर लिया जाए तो दिनकर का अर्थ क्या होता है, सूर्य होता है। दिनकर का पर्यायवाची भी पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे, सूर्य कहोगे। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है कि भरत मुनि का चरित्र जो है यह किस रचना से आया है। तो बात करें भरत मुनि का चरित्र का, तो यह उर्वशी से संबंधित है। किससे संबंधित है? भरत मुनि, उर्वशी से संबंधित। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, अगला नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है पाषाणी पुस्तक में कितनी संगीतकाएं सम्मिलित है। तो पाषाणी में कुल मिलाकर संगीतकाओं की संख्या कितनी है, तो 5 है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस क्या कहता है, देखो क्वेश्चंस कहता है आपका पुरूरवा जो है यह निम्नलिखित में से किस रचना का पात्र है। तो पुरूरवा जो है मेरे भाई यह उर्वशी रचना का पात्र है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस, देखिए क्वेश्चंस कहता है अहिल्या का चरित्र किस रचना में केंद्र में है। तो अहिल्या जो है यह किससे संबंधित है। तो सिंपली याद रखेंगे आप लोग, अहिल्या जो है यह आपका पाषाणी से संबंधित है। किससे संबंधित है? अहिल्या आपका पाषाणी से संबंधित हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चंस कहता है गौतम मुनि का संबंध जो है यह किस रचना से है। तो गौतम मुनि भी मेरे भाई क्या है, तो पाषाणी से संबंधित है, क्योंकि गौतम मुनि
की पत्नी ही कौन है? तो आपका अहिल्या है। गौतम ऋषि की पत्नी कौन है? तो अहिल्या है। इसलिए जब यह पासानी से, तो यह भी किससे संबंधित हो जाएगा? पासानी से संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए अब आपका व्यवहारिक हिंदी से क्वेश्चन है। कहता है भारत में राष्ट्रभाषा मानी जाने वाली जो है भाषा कौन सी है? तो भारत में जो है राष्ट्रभाषा किसको माना जाता है? तो आपको सभी को पता है कि यह हिंदी को माना जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, देखिए कहता है अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के क्षेत्रीय बोलियों को संविधान के किस अनुसूची में जो है स्थान दिया गया है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है या क्षेत्रीय भाषाओं को, क्षेत्रीय बोलियों को क्या दिया गया है? तो स्थान दिया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चंस, आइए 23 नंबर क्वेश्चंस कहता है सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहा जाता है? तो सरकारी कामकाज के लिए जो प्रयुक्त होता है वह राजभाषा है। कौन सी भाषा है? राजभाषा, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, संविधान में राजभाषा का उल्लेख जो है यह किस भाग में किया गया है? तो भाग नंबर 17 जो है यह किससे संबंधित है? तो राजभाषा से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखना, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान में राजभाषा हिंदी के लिए किस लिपि को स्वीकार किया गया है? तो वह कौन सी लिपि? तो आपका देवनागरी लिपि हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर क्वेश्चन है पारिभाषिक शब्दावली किस भाषा की विशेषता है? तो पारिभाषिक शब्दावली की अगर बात कर लिया जाए तो यह राजभाषा की विशेषताओं में से एक है। आगे क्वेश्चन देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन आपका कहता है किस भाषा के साहित्य को सरकारी साहित्य कहा जाता है? तो वह कौन सी भाषा है जिसे सरकारी साहित्य कहा जाता है? तो सिंपली याद रखोगे वह भाषा कौन सा हो जाएगा? तो आपका राजभाषा हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी मानी गई है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद नंबर आपका हो जाएगा 343। 343 के तहत जो है क्या कहा गया है? तो भारतीय संघ की राजभाषा किसको माना गया है? तो हिंदी को माना गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखो कहता है, अगला क्वेश्चन संविधान के कुल कितने अनुच्छेदों में राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान किया गया है? तो संविधान के कुल 9 अनुच्छेदों में, कितने अनुच्छेद में? 9 अनुच्छेद में जो है राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखना 30वां कहता है अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई है? तो कुल मिलाकर 22 भाषाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन देखिए 31 कहता है कि संसदीय राजभाषा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो संसदीय राजभाषा समिति में अगर बात कर लिया जाए तो कुल सदस्यों की जो संख्या होती है वह 30 होती है। आगे बात करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, अगला नंबर आपका क्वेश्चन है कि संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? तो संविधान में जो है हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में जो मान्यता मिलती है वह 14 सितंबर 1949 को मिलता है। और देखिए 14 सितंबर को इसलिए हम लोग हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। किस दिवस के रूप में मनाते हैं? हिंदी दिवस पूछ लिया जाए आपसे तो कहोगे 14 सितंबर। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है संपर्क भाषा के रूप में भारतवर्ष में किस भाषा को सबसे ज्यादा अपनाया गया है? तो संपर्क भाषा की अगर बात करा जाए तो हिंदी जो है जिसका उपयोग जो है भारतवर्ष में सबसे ज्यादा लोगों के बीच संपर्क बनाने के लिए किया गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, तो अगला नंबर क्वेश्चन कहता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होने वाली सर्व प्रमुख भाषा। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर बात कर लिया जाए तो आपका अंग्रेजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंग्रेजी जो है आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों से संपर्क बनाने वाली भाषा मानी जाती है। आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि संक्षेपण की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो संक्षेपण का जो भाषा होना चाहिए वह बिल्कुल क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। बिल्कुल भी कठिनाई वाली शब्द का प्रयोग, मुहावरे वाले शब्द का प्रयोग या फिर कहा जाए मेरे भाई तत्सम शब्दों का प्रयोग, इन सभी शब्दों का प्रयोग जो है संक्षेपण में या फिर पल्लवन में इन सभी शब्दों का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है। क्या होता है? तो सरल भाषाओं का प्रयोग के आधार पर आपको इसे वर्णित करना होता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि संक्षेपण में मूल अवतरण का कितना भाग आना आवश्यक होता है? तो संक्षेपण में अगर बात कर लिया जाए मूल अवतरण का, जैसे मान लीजिए कोई भी एक संक्षेपण आपको दिया गया है, कोई भी एक पैराग्राफ आपको दिया गया है, उस पैराग्राफ में 30 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 30 शब्द हैं मेरे भाई। तो याद रखना जब इस 30 शब्दों को संक्षिप्तीकरण करोगे तो आपको क्या करना है? तो इसका 1/3 भाग यानी कि तृतीयांश जो है आपको संक्षेपण में लिखना है। यानी कि आपको कितने अंश लिखने? सिर्फ 10 ही शब्द आपको संक्षेपण में लिखना है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि संक्षिप्तता निम्नलिखित में से किसका गुण है? तो बात करा जाए संक्षिप्तता का तो यह किसका गुण हो जाएगा? यह संक्षेपण का गुण हो जाएगा।
आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सरकारी पत्र का कच्चा रूप जो है यह क्या कहलाता है। तो बात करा जाए सरकारी पत्र का कच्चा रूप, तो आपको याद रखना है सरकारी पत्र का कच्चा रूप क्या कहलाता है, प्रारूपण कहलाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, आपका अगला नंबर क्वेश्चन देखो, ये मुहावरा से संबंधित है, कहता है अब तय करना का क्या तात्पर्य है। तो बात करा जाए अब तय करना मतलब क्या होता है, बहाना बनाना। क्या बनाना, बहाना बनाना। जैसे कहते हैं ना कि आज से मैं फैसला करता हूं, आज से मैं फैसला करता हूं कि पढ़ूंगा, ओ यार फिर आज कोई काम में व्यस्त हो गए, फिर सोचेंगे नहीं कल कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरह के बातें यानी कि क्या होता है, बहाना बनाना, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि छक्के छूटना मुहावरा का अर्थ क्या होता है। छक्के छूटना मतलब बुरी तरह पराजित होना, छक्के छूटना मतलब बुरी तरह पराजित होना। आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि बहुत कीमती वस्तु के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है। जो वस्तु बहुत कीमती होता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बहुमूल्य वस्तु। क्या कहा जाता है, बहुमूल्य वस्तु। और देखिए जैसे कि जिसका कोई मोल नहीं होता है, जिसका कोई मोल नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसका कोई मोल नहीं होता है उसे हम लोग अनमोल कहते हैं। जैसे कि कहा जाए, आप देखो अगर कोई भी वस्तु पर जो अंकित किया गया मूल्य है, कोई भी वस्तु पर अंकित किया गया मूल्य है उसे हम लोग अंकित मूल्य कहते हैं। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन कहता है कि जल में जन्मने वाले को क्या कहा जाता है। तो जो जल में जन्मता है उसे जलज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जलज कहा जाता है। जैसे देखिए कमल, कमल कहां खिलता है, जल में खिलता है, इसलिए कमल का एक पर्यायवाची क्या होता है, जलज भी होता है। अगर मैं पूछ लूं दावानल, दावानल किसके लिए प्रयुक्त होता है। अगर मैं पूछ लूं वरवानल, क्या पूछ लूं, वरवानल जो है यह किसके लिए प्रयुक्त होता है। अगर मैं पूछ लूं जठरानल, क्या पूछ लूं, जठरानल किसके लिए प्रयुक्त होता है। आप फटाफट से कमेंट करके बताइए कि दावानल, वरवानल, जठरानल यह सभी शब्द जो है यह किसके लिए प्रयुक्त होता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन कहता है जिनके हृदय में ममता ना हो इसके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा। तो जिसके हृदय में कोई ममता नहीं उसको हम लोग निर्मम कहते हैं। क्या कहते हैं, निर्मम कहते हैं। नास्तिक किसको कहते हैं, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो उसे हम लोग नास्तिक कहते हैं। और देखिए जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे आस्तिक कहा जाता है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इंद्रियों को जीतने वाला क्या कहलाता है। तो इंद्रियों को जो जीतता है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, तो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं, जितेंद्रिय कहते हैं। और अगर पूछ लिया जाए इंद्र को जीतने वाला, किसको जीतने वाला, इंद्र को जीतने वाला को क्या कहते हैं, तो इंद्र को जीतने वाला को इंद्रजीत कहते हैं। क्या कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं। इंद्रजीत जो कि कौन था, तो यह मेघनाथ, मेघनाथ का अगर पर्यायवाची पूछ लिया जाए तो क्या कहोगे, इंद्रजीत। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है डायरेक्टर का तात्पर्य है, डायरेक्टर का हिंदी क्या होता है। तो बात करेंगे डायरेक्टर का, तो डायरेक्टर का अर्थ होता है निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है एडवाइजर क्या है, एडवाइजर का तात्पर्य है। तो एडवाइजर का क्या अर्थ होता है, सलाहकार। एडवाइस माने क्या होता है, सलाह देना। एडवाइजर माने क्या हो जाएगा, सलाहकार हो जाएगा। आगे बात करेंगे देखिए अगला क्वेश्चन कहता है ऑडिटर, ऑडिटर का क्या तात्पर्य है। तो ऑडिटर का जो अर्थ होता है क्या हो जाएगा, लेखा परीक्षक। क्या हो जाएगा, लेखा परीक्षक को हम लोग इंग्लिश में ऑडिटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका अगला नंबर क्वेश्चन है प्लानिंग कमीशन किसे कहा जाता है। प्लानिंग कमीशन की बात करी जाए तो योजना आयोग को क्या कहा जाता है, प्लानिंग कमीशन कहा जाता है। आगे चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है स्कॉलरशिप का क्या मतलब होता है। तो स्कॉलरशिप का मतलब होता है छात्रवृत्ति। स्कॉलरशिप का क्या मतलब होता है, छात्रवृत्ति। और एक आखिरी क्वेश्चन देखिए कहता है इंडेक्स का क्या अर्थ होता है। तो इंडेक्स का अर्थ जो मेरे भाई वह क्या होता है, सूची होता है। इंडेक्स का अर्थ क्या होता है, सूची होता है। तो कुल मिलाकर ये सेट नंबर आपका कौन था, 5 था। ठीक है, इस सेट नंबर 5 में मैंने आपको 50 क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट करवा दिया है। यहां से आपको निश्चित ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए एग्जाम से पहले। अपने सभी दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। सेशन कैसी लगती है एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और इतना काम जब कर सकते हैं तो एक और काम कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे आप लोगों के साथ एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।